अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के पहले हिस्से का 8वां बाब। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। 8वां बाब। मैंने अपनी डेस्क पर अलीशिया की फाइल खोली। डियोमेडस ने रजाकाराना तौर पर कहा, तुम मेरे नोट्स ज़रूर पढ़ना, इससे तुमको मदद मिलेगी। मुझे इसके नोट्स देखने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं पहले ही जानता था कि डियोमेडस क्या सोचता है, कि जो मैं सोच रहा हूँ इसे दरियाफ्त करूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें शाइस्तगी से कबूल किया। शुक्रिया, इनसे मदद मिलेगी। मेरा दफ्तर छोटा है, जिसमें बहुत ही कम फर्नीचर पड़ा हुआ है, जो इमारत के पिछले हिस्से में फायर एस्केप के करीब है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। एक छोटा सा काला परिंदा बाहर जमीन पर जमी हुई घास के टुकड़ों पर मायूसी और बगैर किसी उम्मीद के चोंच मार रहा था। मैं कांप गया। कमरा मुंजमिन था। खिड़की के नीचे छोटा रेडिएटर टूटा हुआ था। यूरी ने कहा कि वो इसे ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरी शर्त थी कि मैं स्टेफनी से बात करूं और नाकामी की सूरत में ये बात कमेटी में लाऊं। मैंने एल्फ और इसके टूटे हुए पूल क्यू को तब्दील करने वाली लड़ाई से अचानक हमदर्दी महसूस की। मैंने बगैर किसी तवक्का के एलिशा की फाइल देखी। मुझे जिस मालूमात की जरूरत थी, इसकी अक्सरियत ऑनलाइन डेटाबेस पर मबनी थी। ताहम ड्यूमोडिस बहुत से पुराने अमले के अरकान की तरह हाथों से अपनी रिपोर्टें लिखने को तरजीह देते थे, और इसके बरक्स स्टेफनी की नागवार दरख्वास्तों को नजरअंदाज करते हुए ऐसा करते रहे। इसलिए मेरे सामने मुड़े हुए कोनों वाली फाइल थी। मैंने ड्यूमोडिस के नोट्स को देखा। इसने किसी हद तक पुराने जमाने की नफ्सियाती तशरीहात को नजरअंदाज करते हुए नर्सों की जानिब से अलीशा की रोजमर्रा के रवैये के हवाले से रिपोर्टों पर तवज्जो मरकूज की थी। मैंने इन रिपोर्टों को गौर से पढ़ा। मैं हकायक, अदाद-ओ-शुमार, तफसीलात चाहता था, और मुझे ये बिल्कुल जानने की ज़रूरत थी कि मैं क्या हासिल कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ से निपटना है, और अगर कोई सरप्राइज मौजूद है। फाइल से बहुत कम इंकशाफात मिले। जब इसे पहली बार दाखिल किया गया तो अलीशा ने अपनी कलाइयों को दोबारा काटा था, और जो कुछ भी वो अपने हाथ से लिख सकती थी, इससे खुद को नुकसान पहुंचाया। उसे पहले 6 महीनों तक 2-in-1 ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, यानी 2 नर्सें हर वक्त इसकी निगरानी करती थीं, जो कि आखिरकार 101 फार्मूले पर आ गया। अलीशा ने मरीज या अमले के साथ बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि किनारा कशी और अलग थलग रही, और ज्यादातर वक्त के लिए दूसरे मरीजों ने इसे तन्हा छोड़ दिया। अगर लोग जवाब नहीं देते जब आप इनसे बात करते हैं, तो वो जल्द ही भूल जाते हैं कि आप वहां मौजूद हैं। अलीशा तेजी से मंजर से पोशीदा हो रही थी। सिर्फ एक वाकया सामने आया था। ये अलीशा के दाखिल होने के चंद हफ्तों बाद कैंटीन में हुआ था। एल्फ ने अलीशा पर इसकी सीट पर बैठने का इल्जाम लगाया था। असल में हुआ क्या था, ये वाजिया नहीं था, लेकिन तसादम तेजी से बढ़ता गया। बज़ाहिर अलीशा पर तशद्दुद हो गई। उसने अपनी प्लेट तोड़ दी और टूटे हुए टुकड़े से एल्फ का गला काटने की कोशिश की, जिसके लिए अलीशा को रोकना पड़ा, और बेसुकूनी की वजह से इसको अलहदा करना पड़ा। मुझे यकीन नहीं था कि इस वाक़ये ने मेरी तवज्जो क्यों मबजूल कराई, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने एल्फ से राब्ता करने और इसके बारे में पूछने का फैसला किया। मैंने पैड से कागज की एक शीट फाड़ी और अपना कलम उठाया। अपनी पुरानी आदत, जो कि मुझे यूनिवर्सिटी के दौर से थी, और वो ये कि कलम को कागज पर रखते ही मेरे जहन को मुनज़्ज़म होने में मदद मिलती। जब तक मैं इसे लिख न लूं, तब तक मुझे राय कायम करने में दुश्वारी रहती है। मैंने ख्यालात और अहदाफ को लिखना शुरू करते हुए अमल का मंसूबा तैयार किया। अलीशा की मदद करने के लिए मुझे इसे और गैब्रियल के साथ इसके ताल्लुकात को समझने की ज़रूरत थी। क्या वो इससे प्यार करती थी या नफरत? ऐसा क्या हुआ कि इसने इसे मार डाला? उसने कत्ल या किसी और चीज के बारे में बात करने से क्यों इनकार किया, जिसका कोई जवाब नहीं था, अभी तक नहीं। ये सिर्फ सवालात ही बनकर रह गए थे। मैंने एक लफ्ज लिखा और इसकी निशानदही की, अलिस्टस। सेल्फ पोर्ट्रेट किसी न किसी तरह अहम थी,
اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس راز کو کھولنے کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ پینٹنگ علیشا کا واحد اشارہ تھی، اس کی واحد گواہی۔ یہ کچھ کہہ رہی تھی جو مجھے ابھی تک سمجھنا باقی تھا۔ میں نے پینٹنگ کو پھر سے دیکھنے اور گیلری میں دوبارہ جانے کے لیے نوٹ لکھا۔ میں نے ایک اور لفظ لکھا، بچپن۔ اگر مجھے گیبریل کے قتل کا احساس کو سمجھنا ہے تو مجھے نہ صرف علیشا کے قتل کی رات کے واقعات بلکہ ماضی بعید کے واقعات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن چند منٹوں میں اس نے اپنے شوہر کو گولی ماری، شاید اس منصوبے کے بیج برسوں پہلے بوئے گئے تھے۔ خونی غصہ، قاتلانہ غصہ موجودہ دور کی پیدائش نہیں ہے۔ یہ چیزیں یادداشت سے پہلے زمین پر بچپن کی ابتدائی دنیا میں بے سلوکی کے ساتھ پیدا ہوتی تھیں، جو برسوں کے دوران مضبوط ہوتی گئیں، یہاں تک کہ اکثر یہ غلط ہدف پر پھٹ جاتی۔ مجھے یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ اس کے بچپن کی شکل کیسی تھی، اور اگر علیشا مجھے نہیں بتا سکتی یا نہیں بتانا چاہتی تو مجھے کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا تھا جو یہ سب بتائے۔ کوئی ایسا شخص جو قتل سے پہلے علیشا کو جانتا ہو، جو اس کے ماضی کو جاننے میں میری مدد کر سکے۔ وہ کیسی تھی اور آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ فائل میں لیڈیا روز نامی ایک عورت کو علیشا کی قریبی رشتہ دار خالہ کے طور پر درج کیا گیا تھا، جنہوں نے ایک کار حادثے میں علیشا کی والدہ کی موت کے بعد اس کی پرورش کی تھی۔ علیشا بھی کار حادثے کا شکار ہوئی تھی لیکن بچ گئی۔ اس صدمے کا چھوٹی بچی پر گہرا اثر ہوا تھا۔ مجھے امید تھی کہ لیڈیا روز مجھے اس کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ دوسرا رابطہ صرف علیشا کا وکیل تھا، میکس برینس، جو گیبریل برینس کا بھائی تھا۔ وہ ان کے زیادہ قریب تھا اور ان کی شادی کا مشاہدہ بہترین طریقے سے کر سکتا تھا۔ میکس برینس مجھ پر اعتماد کرے گا یا نہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک سائیکو تھراپسٹ کی جانب سے علیشا کے خاندان کے افراد کے ساتھ بن بتائے ملاقات کرنا کم از کم غیر روایتی تھا۔ مجھے ایک مدھم سا احساس تھا کہ ڈیوموڈس اس کی منظوری نہیں دے گا۔ بہتر ہے کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو، اور میں نے فیصلہ کر دیا۔ جیسا کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، علیشا کے ساتھ معاملہ کرنے میں یہ میری پہلی پیشہ ورانہ غلطی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس نے بدقسمتی کی ایک مثال قائم کی۔ مجھے وہیں رکنا چاہیے تھا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کسی یونانی سانحے کی طرح بہت سے طریقوں سے میری قسمت کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں فون کے لیے پہنچا۔ میں نے علیشا کی فائل پر درج رابطے کا نمبر کا استعمال کرتے ہوئے میکس برینس کو اس کے دفتر میں فون کیا۔ ریسیور اٹھنے سے پہلے کئی بار گھنٹی بجی۔ آفس آف دی ایلیٹ، بیرو اینڈ بیرنسن، ریسیپشنسٹ نے کہا۔ کیا مسٹر بیرنسن سے بات ہو سکتی ہے پلیز؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ کون بول رہے ہیں؟ میرا نام تھیو فیبر ہے، میں گروہ میں ایک سائیکو تھراپسٹ ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا مسٹر بیرنسن سے ان کی بھابھی کے بارے میں کوئی بات کرنا ممکن ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہلکا سا توقف ہوا۔ اوہ، میں سمجھ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مسٹر بیرنسن باقی ہفتے کے لیے دفتر سے باہر ہیں۔ وہ ایک کلائنٹ سے ملنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں تو ان کی واپسی پر میں آپ کو کال کروں گی۔ میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور فون بند کر دیا۔ پھر میں نے علیشا کی خالہ لیڈیا روز کو فون ڈائل کیا۔ فون پہلی ہی رنگ پر اٹھا لیا گیا۔ بوڑھی عورت کی دبی ہوئی بلکہ غصے سے بھری ہوئی آواز آئی۔ جی، کون بات کر رہا ہے؟ کیا آپ مسز روز ہیں؟ تم کون ہو؟ میں آپ کی بھانجی علیشا برینسن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک سائیکو تھراپسٹ ہوں اور میں بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا۔ یہ اچھی شروعات نہیں تھی۔ نوما باب، مجھے سگریٹ کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ میں گھروں سے باہر نکلا تو میں نے اپنے کوٹ کی جیبوں میں تلاش کیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھے۔ کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ میں مڑ گیا۔ یوری بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی اور اس سے اتنا قریب پا کر تھوڑا چونک گیا تھا۔ مجھے یہ نرسوں کے اسٹیشن میں ملے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سگریٹوں کا ایک پیکٹ میرے حوالے کیا۔ آپ کی جیب سے گر گیا ہوگا، شکریہ۔ میں نے انہیں لیا اور ایک سلگایا۔ میں نے اسے
पैकेट पेश किया। यूरी ने सर हिलाया। मैं सिगरेट नहीं पीता। वो हंसा। ऐसा लगता है जैसे आपको एक ड्रिंक की जरूरत है। चलो मैं आपके लिए एक खरीद लाता हूँ। मैं हिचकिचाया। मेरा मकसद इनकार करना था। मैं साथ में काम करने वालों से मिलकर मुआशराती कामों में कभी हिस्सा नहीं लेता था। मुझे यूरी पर शक था और ये चीज मुझ में मुश्तरक थी, लेकिन वो शायद एलिशिया को ग्रोह में सबसे बेहतर जानता था और इसकी बसीरत कारआमद साबित हो सकती है। जरूर, मैंने कहा, क्यों नहीं। हम स्लॉटर लैम नामी स्टेशन के करीब एक पब में गए जो उदास और गंदा था। महसूस हुआ कि इस जगह ने बेहतरीन दिन देखे थे। बूढ़े लोग अपनी आधी खत्म की हुई ड्रिंक्स पर सो रहे थे। यूरी ने 2 बियर्स ली और हम पीछे एक मेज पर बैठ गए। यूरी ने बियर का एक लंबा सा घूंट पिया और अपना मुंह साफ किया। हाँ, मुझे अलीशिया के बारे में बताओ। अलीशिया? तुमने इसे कैसे पाया? मुझे यकीन नहीं है कि मैंने इसे पाया है। यूरी ने मुझ पर एक सवालिया नजर डाली, फिर मुस्कुराया। वो खुद को पाना नहीं चाहती। जी हाँ, ये सच है। वो सब छुपा रही है। तुम इसके करीब हो। मैं देखता हूँ। मैं इसका खास ख्याल रखता हूँ। कोई भी इसे मेरी तरह नहीं जानता, यहाँ तक कि प्रोफेसर डोमेडोस भी नहीं। इसके लहजे में शोखी थी। इसने मुझे किसी तरह से नाराज किया। मैं हैरान था कि वो वाकई कितनी अच्छी तरह जानता है, या वो सिर्फ शोखियां मार रहा है। तुम्हारा इसकी खामोशी के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे ख्याल में इसका क्या मतलब है? यूरी ने कंधे उचकाए। मेरा अंदाजा है कि वो बात करने को तैयार नहीं है। जब वो तैयार होगी तो बात करेगी। किस चीज के लिए तैयार होगी? सच्चाई के लिए तैयार, मेरे दोस्त। और वो क्या है? यूरी ने मेरा जायजा लेते हुए अपना सर एक तरफ झुका सा दिया। इसके मुंह से निकलने वाले सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। क्या आप शादीशुदा हैं, थियो? मैंने सर हिलाया। हाँ, मैं हूँ। हाँ, मैंने सोचा था। मेरी भी एक बार शादी हुई थी। हम लटोया से यहाँ मुंतकिल हुए, लेकिन वो मेरी तरह नहीं थी। इसने कोई कोशिश नहीं की। आप जानते हैं, इसने अंग्रेजी नहीं सीखी। बहरहाल, ऐसा नहीं था। मैं खुश नहीं था, लेकिन मैं तरदीद करता रहा, अपने आप से झूठ बोलता रहा। इसने ड्रिंक लिया और अपना जुमला मुकम्मल किया। जब तक मैं मोहब्बत में गिरफ्तार था। शायद तुम्हारा मतलब अपनी बीवी से नहीं है। यूरी ने हंसकर सर हिलाया। नहीं, एक दूसरी औरत जो मेरे करीब थी। एक बहुत खूबसूरत औरत। वो पहली नजर वाला प्यार था। मैंने उसे गली में देखा था। मुझे इससे बात करने की हिम्मत हासिल करने में बहुत दिक्कत लगी। मैं उसका पीछा करता रहा। कभी कभी मैं उसके जाने बगैर उसे देख लेता। मैं उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसे देखता, इस उम्मीद में कि वो खिड़की पर नजर आएगी। वो हंसा। ये कहानी मुझे बेचैन करने लगी थी। मैंने अपना बियर खत्म किया और अपनी घड़ी पर नजर डाली। उम्मीद थी कि यूरी इशारा समझ जाएगा, लेकिन वो नहीं समझा। एक दिन मैंने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे मुझ पर कोई दिलचस्पी ना थी। मैंने चंद बार कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं इसे तंग करना बंद करूं। मैंने उस औरत को कसूरवार नहीं ठहराया। मैंने सोचा मैं कोई बहाना बनाने ही वाला था, लेकिन यूरी बोलता रहा। ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल था। मुझे यकीन था कि हमारा मकसद एक साथ होना है। इसने मेरा दिल तोड़ दिया था। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। मैं इस पर पागल हो गया। फिर क्या हुआ? मैं खुद भी मुतजस्सिस था। कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या तुम अपनी बीवी के साथ रहे? यूरी ने सर हिलाया। नहीं, इसके साथ रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन उस औरत को ये तस्लीम करने के लिए नीचे आना पड़ा। उसने मेरी और मेरी बीवी के बारे में सच्चाई का सामना किया। कभी कभी ऐसी बातों में हिम्मत दरकार होती है, आप जानते हैं, और ईमानदार होने में काफी वक्त लगता है। मैं समझ गया। और तुमको लगता है कि अलीशिया अपनी शादी के बारे में सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं है? क्या तुम यही कहना चाहते हो? हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। यूरी ने कंधे उचकाए। और अब मेरी मंगनी हंगरी की एक अच्छी लड़की से हुई है। वो समंदर किनारे वाक़या एक होटल में काम करती है। वो अच्छी अंग्रेजी बोल लेती है। हमारे ख्यालात मिलते जुलते हैं। हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा है। मैंने सर हिलाया और दोबारा अपनी घड़ी की तरफ देखा। मैंने अपना कोट उठाया।
मुझे जाना है। मुझे अपनी बीवी से मिलने में देर हो रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं। आपकी बीवी का नाम क्या है? किसी वजह से मैं इसे बताना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि यूरी इसके बारे में कुछ भी जाने, लेकिन ये ठीक नहीं था। कैथरीन। उसका नाम कैथरीन है, लेकिन मैं इसे कैथी कहता हूँ। यूरी ने मुझे एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अपनी बीवी के घर जाओ, कैथी के घर जाओ, जो तुमसे प्यार करती है, और अलिशिया को यहीं छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के पहले हिस्से का 10वां बाब, जो कि पहले हिस्से का आखिरी बाब भी है। इसके बाद हिस्सा दोम शुरू होगा। तो बिना किसी देर के पहले हिस्से के आखिरी बाब यानी कि 10वें बाब को शुरू करते हैं। 10वां बाब। मैं जनूबी किनारे पर वाक़या नेशनल थिएटर में कैथी से मिलने गया, जहां अदाकार अक्सर रिहर्सल के बाद जमा होते थे। वो कैफे के पिछले हिस्से में चंद साथी अदाकारों के साथ बैठी गुफ्तगू में मगन थी। मेरे करीब आते ही इसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हारा कान जल रहे हैं डियर? कैथी ने मुझे चूमते हुए कहा। इन्हें कैसा होना चाहिए? मैं लड़कियों को तुम्हारे बारे में बता रही थी। ओह, तो क्या फिर मैं चला जाऊं? बेवकूफ मत बनो, बैठ जाओ। ये बेहतरीन वक्त है। मैंने ये बता रही थी कि हम कैसे मिले। मैं बैठ गया और कैथी ने अपनी बात जारी रखी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनाने में उसे मजा आता था। वो कभी कभार मेरी सिमत देखती और मुस्कुराती, जैसे मुझे भी शामिल कर रही हो, लेकिन इशारा बेहुदा होता, क्योंकि ये उसकी कहानी थी, मेरी नहीं। मैं एक बार में बैठी थी जब वो आखिरकार नमूदार हुआ। मैंने अपने ख्वाबों के शहजादे को तलाश करने की उम्मीद तर्क कर दी थी। कुछ ना होने से कुछ देर से होना बेहतर है। क्या आपको पता है कि मैंने सोचा था कि मेरी 25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, 30 साल तक मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे, एक छोटा कुत्ता होगा और एक बड़ा मॉर्गेज। लेकिन मैं 33 साल की थी और चीजें मंसूबाबंदी के मुताबिक नहीं चली। कैथी ने मुस्कुराहट के साथ इन लड़कियों को आंख मारी। बहरहाल मैं इस ऑस्ट्रेलवी आदमी को देख रही थी, जिसे डैनियल कहते हैं, लेकिन वो जल्द अज जल्द किसी भी वक्त शादी या बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं जान गई थी कि मैं अपना वक्त जाया कर रही हूँ। और हम एक रात बाहर थे कि अचानक मिस्टर राइट सीधा अंदर चला आया। कैथी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर आंखें मूंद ली। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। कहानी के इस हिस्से को अपने सामईन की हमदर्दी बरकरार रखने के लिए कैथी को इस मोहतात तरीके से तरतीब देने की जरूरत थी। हमारे मिलने से पहले कैथी और मैं दोनों दूसरे लोगों से मुलाकात कर रहे थे। दोहरी बेवफाई किसी रिश्ते की सबसे ज्यादा पुरकशिश और अच्छी शुरुआत नहीं होती, खास तौर पर जब हम अपने इस वक्त की शराकतदारों के जरिए एक दूसरे से मुतारफ होते हैं। वो किसी वजह से एक दूसरे को जानते थे। मुझे कतई तफसीलात याद नहीं है। मैरीन एक बार मुमकिना तौर पर डैनियल के फ्लैटमेट के साथ बाहर चली गई थी, या किसी दूसरी तरह। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि हमारा तारुफ कैसे हुआ, लेकिन मुझे ये पहला लम्हा याद है जब मैंने कैथी को देखा था। वो बिजली के झटके की तरह। मुझे इसके लंबे स्याह बाल, छेदती सब्ज आंखें और होंठ याद है। वो बहुत खूबसूरत और शानदार थी, किसी फरिश्ते की तरह। कहानी के किसी मोड़ पर कैथी रुकी, मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़ा। याद है थियू, हमारी बात कैसे हुई? तुमने कहा था कि तुम नफ्सियात की तरबियत हासिल कर रहे हो, और मैंने कहा कि मैं पागल हूँ और ये जन्नत में बनाया गया मलाप है। इस पर लड़कियों को बड़ी हंसी आई। कैथी भी हंस पड़ी और मेरी तरफ खलूस और फिक्रमंदी से देखने लगी। इसकी आंखें मेरी आंखों को देख रही थी। नहीं, लेकिन प्यारे, सच ये है कि ये पहली नजरों वाली मोहब्बत थी। क्या ऐसा नहीं था? ये मेरा इशारा था। मैंने सर हिलाया और इसके गाल को चूमा। यकीनन यही था सच्चा प्यार। सब दोस्तों की तरफ से उसको तारीफी नजरें मिली, लेकिन कोई भी रद्द अमल नहीं दिखाई दे रहा था। वो ठीक थी। वो पहली नजर वाली मोहब्बत थी, जिसे शदीद हवस भी कहा जा सकता है।
अगरचे मैं इस रात मैरीन के साथ था, फिर भी मैं कैथी से नजरें नहीं हटा सका। मैंने उसे दूर से देखा, डैनियल से मुतहर्रिक अंदाज में बात करते हुए, और फिर मैंने इसके होंठों को देखा। भाड़ में जाओ, वो झगड़ रहे थे, माहौल गर्म लग रहा था। डैनियल मुड़कर बाहर निकल गया। तुम खामोश हो, मैरीन ने कहा। क्या कोई मसला है? नहीं तो फिर घर चलते हैं, मैं थकी हूं। अभी तक नहीं, मैं सिर्फ आधा सुन रहा था। चलो एक और ड्रिंक लेते हैं, मैं अभी जाना चाहती हूँ। तो फिर जाओ। मैरीन ने मुझ पर एक तकलीफ दे नजर डाली, फिर अपनी जैकेट पकड़ी और बाहर चली गई। मैं जानता था कि अगले दिन एक बड़ी कितार होगी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं बार में कैथी तक पहुंचा। क्या डैनियल वापस आ रहा है? नहीं। मैरीन के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सर हिलाया। नहीं। क्या आप एक और ड्रिंक पसंद करेंगी? हाँ, मैं लूंगी। तो मैंने मजीद 2 ड्रिंक्स का ऑर्डर किया और फिर बार में खड़े होकर बातें करने लगे। हमने अपनी साइकोथेरेपी की तरबियत और तबादला ख्याल किया। मुझे याद है, और कैथी ने मुझे ड्रामाई स्कूल में अपने दौर के बारे में बताया, जहां वो ज्यादा देर नहीं पड़ी थी, क्योंकि इसने इससे पहले आखिरी साल में एक एजेंट के साथ मुआहदा कर लिया था, और तब से वो पेशा वराना तौर पर काम कर रही है। मैंने बगैर जाने अंदाजा लगाया कि वो एक अच्छी अदाकारा थी। पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं था, उसने कहा। मैं वहां से निकल कर ये करना चाहती थी। तुम जानते हो क्या करना चाहती थी? जीना चाहती थी। कैथी ने अपना सर झुका लिया, अपनी स्याह पलकों के नीचे से देखते हुए। इसकी जमुर्द जैसी सब्ज आंखें शरारत से मेरी तरफ देख रही थी। हाँ तो थियो, तुमने ये काम जारी रखने का सब्र कैसे सीखा? मेरा मतलब है कि पढ़ाई। शायद मैं वहां से निकलकर जिंदा नहीं रहना चाहता था। शायद मैं बुजदिल हूँ। नहीं, तुम बुजदिल होते तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर जाते। कैथी हंस पड़ी। इसकी हंसी में हैरत अंगेज तौर पर शरारत शामिल थी। मैं इसे पकड़कर सख्ती से चूमना चाहता था। मैंने पहले कभी ऐसी जबरदस्त जिस्मानी ख्वाहिश का तजर्बा नहीं किया था। मैं इसे अपने करीब खींचना चाहता था, इसके होंठों, इसके जिस्म की गर्मी को अपने खिलाफ महसूस करना चाहता था। मुझे अफसोस है, वो बोली। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। मैं हमेशा वही कहती हूँ जो मेरे दिल में आता है। मैंने आपको बताया, मैं थोड़ी सी पागल हूँ। कैथी ने अपने पागलपन पर एहतजाज करते हुए मुझसे कुछ कहा। मैं पागल हूँ, मैं ना समझ हूँ, मैं बावली हूँ, लेकिन मैंने कभी इस पर यकीन नहीं किया। मुझे यकीन दिलाने के लिए वो बहुत आसानी से हंसकर, इसने भी इस किस्म के अंधेरे का सामना किया था जिस तरह के तजर्बे से मैं गुजरा था। इसके पास बेसाख्ता हल्कापन था। वो जीने में लज्जत महसूस करती थी और जिंदगी से बेहद खुश थी। इसके इकरार के बावजूद वो सबसे कम पागल लग रही थी जिससे मैं कभी मिला था। इसके मुकाबले मैं खुद को ज्यादा माकूल समझता था। कैथी अमेरिकन थी। वो मैनहट्टन में एप्रोवेस साइड में पैदा हुई और परवरिश पाई। उसकी अंग्रेजी माँ ने कैथी को दोहरी शहरियत दी, लेकिन कैथी दूर से भी अंग्रेज नहीं लगती थी। वो पुरज़म थी, वाज़िया तौर पर गैर अंग्रेजी, ना सिर्फ इसके बोलने के अंदाज से, बल्कि जिस तरह से इसने दुनिया को देखा और इसके करीब जाने के तरीके से। उसमें एतमाद और जोश था। मैं इस जैसी लड़की से कभी नहीं मिला था। मैंने बार छोड़ा, टैक्सी का इंतखाब किया और ड्राइवर को अपने फ्लैट का पता दे दिया। हमने खामोशी से मुख्तसर सफर तय किया। जब हम पहुंचे तो इसने आहिस्ता से मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मैंने अपनी हदूद को एक तरफ रख कर इसे अपनी तरफ खींचा। मैं बाहर वाले दरवाजे में चाबी टटोलता रहा और हम चूमते रहे। हम मुश्किल से ही अंदर दाखिल हुए थे कि कपड़े उतार दिए। हम ठोकरे खाते बेडरूम में चले गए और बिस्तर पर गिर गए। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खुशगवार और खुश नसीब रात थी। मैंने कैथी के जिस्म की जुस्तजू में घंटों गुजारे। हमने सारी रात सुबह तक मुबाशरत की। मुझे अच्छी तरह याद है कि हर सिमत सफेदी थी, इसकी आंखों, दांतों और जिल्द की सफेदी, पर्दों के किनारों पर, दीवारों पर, और सफेद
चादरों के इर्द गिर्द भी सूरज की सफेद रोशनी रेंग रही थी। मैं कभी नहीं जानता था कि जिल्द इतनी चमकदार और सफेद और साफ शफाफ भी हो सकती है। हाथी के दांतों जैसी सफेदी, जिनमें कभी कभार नीली रगें सतह के बिल्कुल नीचे नजर आती, जैसे सफेद संगमरमर में रंग के धागे। वो एक मुजस्मा थी, एक यूनानी देवी जो मेरी जिंदगी और मेरे हाथों में आ गई थी। हम वहां एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। कैथी मेरा सामना कर रही थी। इसकी आंखें इतनी बंद थीं कि वो मुश्किल से ही देख सकती थी। मैंने धुंधले से सब समंदर की तरफ देखा। हाँ, तो उसने कहा, क्या? मैरीन के बारे में क्या ख्याल है? मैरीन? उसने मुस्कुराहट की एक झलक जाहिर की। आपकी गर्लफ्रेंड? अरे हाँ। मैं हिचकिचाया और शर्माया। मैं मैरीन के बारे में नहीं जानता। और डैनियल? कैथी ने आंखें मूंद ली। डैनियल को भूल जाओ, मेरे पास तुम हो। क्या वाकई? कैथी ने मुझे चूमते हुए जवाब दिया। कैथी के जाने से पहले उसने शावर लिया। जब वो नहा रही थी मैंने मैरीन को फोन किया। मैं इससे मिलना चाहता था, इसे रूबरू बताना चाहता था, लेकिन वो पिछली रात के बारे में नाराज थी और फोन पर इसरार कर रही थी कि हमें अभी और इसी वक्त फैसला करना चाहिए। मैरीन मुझसे अलग होने की तवक्का नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने वही किया जो इस वक्त कर सकता था। वो रोने लगी, उदास हो गई और गुस्से में आ गई। हाँ, मैंने सफाकाराना और जालिमाना तौर पर फोन रख दिया। मुझे इस फोन कॉल पर फख्र नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कि वाहद और ईमानदाराना कदम है। मैं अब भी नहीं जानता कि मैं और क्या कर सकता था। हमारी पहली डेट पर कैथी और मैं क्यों गार्डन में मिले, ये उसका ख्याल था। वो हैरान थी कि मैं कभी वहां नहीं गया। तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम कभी ग्रीन हाउस नहीं गए, जहां पर गर्म पौधों और फूलों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, जिन्हें वो तंदूर की तरह गर्म रखते हैं? जब मैं ड्रामा स्कूल में थी मैं वहां जाकर सिर्फ गर्म होने के लिए घूमती थी। तुम्हारा काम खत्म होने के बाद हम वहां मिलते हैं, क्या ख्याल है? फिर वो हिचकिचाई और अचानक बेयकीनी से कहा, या ये तुमको बहुत दूर पड़ेगा? मैं तुम्हारे लिए क्यों गार्डनर से भी आगे जा सकता हूँ डार्लिंग। बेवकूफ। इसने मुझे चूमा। जब मैं पहुंचा तो कैथी दरवाजे पर अपने बहुत बड़े कोट और स्कार्फ में एक पुरजोश बच्चे की तरह हाथ हिला रही थी। आओ चलो, मेरे पीछे आओ। वो मुझे जमी हुई मिट्टी के रास्ते शीशे के इस बड़े ढांचे की तरफ ले गई, जिसमें ट्रॉपिकल पौधों को रखा गया था। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मैं भी इसके साथ पीछे चला गया और अचानक दर्जा हरारत में इजाफा और गर्मी के हमले से मुतासिर हुआ। मैंने अपना स्कार्फ और कोट उतार कर फेंक दिया। कैथी मुस्कुराई। देखा, मैंने तुमको बताया था कि ये गर्म हवाम की तरह है। क्या ये जगह जबरदस्त नहीं? हम अपने कोट उठाए, हाथ थामे, गैर मुल्की फूलों को देखते घूमते रहे। मैंने इसकी सोबत में रहकर एक अनजान खुशी को महसूस किया, जैसे कोई खुफिया दरवाजा खुल गया हो और कैथी ने मुझे दहलीज के पार इशारा कर कर किसी गर्म, रोशन और रंगों की तलिस्मी दुनिया में दाखिल कर दिया हो, जहां सैकड़ों पौधे नीले, सुर्ख और पीले रंगों की शानदार लेयर बना रहे थे। मैं अपने आप को गर्मी में पिघलते किनारों के गिर्द नरम होते महसूस कर सकता था, जैसे कोई कछुआ सर्दियों की तवील नींद के बाद धूप में जाहिर होकर पलक झपकता और जागता है। कैथी ने मेरे लिए ऐसा ही किया। वो मेरी जिंदगी की दावत थी, जिसे मैंने दिल से कबूल किया था। तो ये है मोहब्बत। मुझे याद है मैं सोचता था मैंने इसे बगैर किसी सवाल के पहचान लिया, और वाजिया तौर पर जानता था कि मैंने पहले कभी ऐसा तजर्बा महसूस नहीं किया था। मेरी पिछली रोमानवी मुलाकातें तमाम मुतलका अफराद के लिए मुख्तसर और गैर इत्मीनान बख्श थीं। मैंने कॉलेज में मेरिडिथ नामी एक कनेडियन लड़की के साथ काफी मिकदार में अल्कोहल की मदद से अपना गंवारापन खोया था। वो सोशलिज्म की तालिबे इल्म थी, जिसने दांतों पर ब्रेसेस लगा रखे थे, जो हमारे चूमने पर मेरे होंठों को काटती थी।
एक गैर मुतासिर कन रिश्ते का सिलसिला चल पड़ा। मुझे कभी भी ऐसा खास ताल्लुक नहीं मिला जिसकी मैं ख्वाहिश करता था। मुझे यकीन था कि मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और मैं कुर्बत से कासिर हो चुका हूँ, लेकिन अब जब मैं कैथी की हंसी सुनी तो मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और एक ख्वाहिश ने जन्म लिया। एक किस्म की ऑस्मोसिस के जरिए मैंने इसकी जवानी के पुरजोश शऊर और खुशी को जज्ब कर लिया। मैंने इसके हर तजवीज और हर ख्वाहिश को दिल से कबूल किया। मैं खुद को पहचान नहीं पाया। मुझे ये नई औरत पसंद आई। इस बेखौफ औरत कैथी ने मेरे वजूद को तरगीब दी। हम हर वक्त सेक्स किया करते थे। मैं हर वक्त हवस में मुब्तला रहता और मुझे इससे छूते रहने की जरूरत थी, लेकिन मैं इसके ज्यादा करीब नहीं जा सका। कैथी इस दिसंबर में मेरे साथ कैंटिश टाउन में मेरे एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में चली गई। प्रकाशा जैसे कलीन वाले तय खाने के फ्लैट में खिड़कियां थी, लेकिन कोई नजारा नहीं था। हमने हमारी पहली क्रिसमस को एक साथ अच्छे तरीके से मनाने का अज़्म किया। हमने ट्यूब स्टेशन के स्टॉल से एक दरख्त खरीदा और इसे रोशनियों के झुरमट से सजाया। सनोबर की लकड़ियों और मोमबत्तियों की खुशबू मुझे अच्छी तरह याद है, और ये भी कि जब कैथी की आंखें दरख्त की रोशनी की तरह चमक रही थीं और मुझे घूर रही थीं, मैंने बगैर कुछ सोचे बोला, अल्फाज खुद ही मेरे मुंह से निकल गए, क्या मुझसे शादी करोगी? कैथी ने मुझे घूर कर देखा। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ कैथी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कैथी हंस पड़ी। फिर मेरी खुशी और हैरत के इल्म में उसने कहा, हाँ। अगले दिन हम बाहर गए और उसने अंगूठी का इंतखाब किया और इस सूरत हाल की हकीकत मुझ पर आश्कार हुई। हमारी मंगनी हो गई। अजीब बात यह है कि सबसे पहले जिन लोगों के बारे में मैंने सोचा वो मेरे वालिदैन थे। मैं कैथी को इनसे मिलवाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो ये देखें कि मैं कितना खुश हूँ और बिला आखिर आजाद हो गया हूँ। तो हमें सरे जाने वाली ट्रेन मिल गई, लेकिन ये एक बुरा ख्याल था। ये एक बदनसीबी की शुरुआत थी। मेरे वालिद ने मखसूस दुश्मनी के साथ मेरा इस्तकबाल किया। तुम खौफनाक लग रहे होती हो। तुम बहुत पतले हो गए हो। तुम्हारे बाल बहुत छोटे हैं। तुम एक मुजरिम लग रहे हो। शुक्रिया बाबा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ मामूल से ज्यादा अफसुर्दा लग रही थी, खामोश, घर के किसी छोटे फर्द की तरह, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। बाबा एक भारी और गैर दोस्ताना बर्ताव और संजीदा से वहां मौजूद थे। उसने पूरा वक्त कैथी से अपनी ठंडी सियाह आंखें नहीं हटाई। वह एक गैर आरामदेह दोपहर का खाना था। इन्होंने कैथी को पसंद नहीं किया और ना ही वो हमारे लिए खुश थे। पता नहीं क्यों, मैं हैरान था। दोपहर के खाने के बाद बाबा अपने मुतालिया में गायब हो गए और दोबारा सामने नहीं आया। जब अम्मी ने अलविदा कहा तो वो मुझे बहुत देर तक बहुत करीब से थामे हुए अपने पैरों पर गैर मुस्तहकम थी। मैंने शिद्दत से उदासी महसूस की। जब मैं और कैथी घर से निकले तो मेरा कुछ हिस्सा वहीं रह गया। हाँ, मैं जानता था, एक बच्चा जो फंस कर रह गया था। मैंने खुद को बेचारा, नाउमीद और आंसुओं के करीब महसूस किया। फिर कैथी ने हमेशा की तरह मुझे हैरान कर दिया। इसने अपने बाजू मेरे गिर्द फेरे और मुझे खींचकर गले से लगाया। अब मैं समझ गई हूँ। इसने मेरे कान में सरगोशी की। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मुझे तुम पर और ज्यादा प्यार आ गया है। इसने मजीद वजाहत नहीं की। इसे जरूरत भी नहीं थी। हमारी शादी अप्रैल में पिस्टन स्क्वायर के करीब एक छोटी सी रजिस्ट्री ऑफिस में हुई, जहां वालिदैन को मद्दू नहीं किया गया था और ना ही किसी खुदा को शामिल किया गया था। कैथी के इसरार पर कोई भी मजहबी तकरीब नहीं हुई, लेकिन मैंने तकरीब के दौरान एक खुफिया दुआ मांगी। मैंने खामोशी से खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे ऐसी गैर मुतवक्का और नाहक खुशी दी। मैंने अब चीजों को वाज़ेह तौर पर देखा। मैंने इसके अजीम मकसद को समझा। खुदा ने मुझे बचपन में भी मतरूक नहीं किया था।
جب میں خود کو بہت اکیلا اور خوفزدہ محسوس کر رہا تھا، وہ کیتھی کو اپنی آستین میں چھپائے بیٹھا تھا اور ایک ماہر جادوگر کی طرح اسے ظاہر کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ گزرے ہوئے ہر سیکنڈ کے لیے اتنی ہی عاجزی اور شکر گزاری کا محسوس کیا۔ میں جانتا تھا کہ میں کتنا خوش تھا، ناقابل یقین حد تک خوش قسمت، کہ میں ایسی محبت حاصل کر چکا تھا، کہ کتنا نایاب تھا، اور دوسرے لوگ اتنے خوش قسمت نہیں تھے۔ میرے زیادہ تر مریضوں کو پیار نہیں کیا گیا تھا، الیشیا برینسن کو بھی نہیں۔ کیتھی اور الیشیا سے زیادہ خواتین کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کیتھی مجھے روشن، گرم رنگ اور خوشبو کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور جب میں الیشیا کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں صرف اس کی خاموشی، اندھیرے اور اداسی کی گہرائی کے بارے میں ہی سوچ پاتا ہوں۔